श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवै श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री धन्ना कुमार जी के जीवन चरित्र के माध्यम से। आपने सुना महापुण्यवान सौभाग्यवान धन्ना कुमार जहाँ जाता है वहीं पर खुशियों की बहार आ जाती है। धन की, सम्मान की कहीं कोई कमी नहीं रहती। राजगृही में पहुंचा है धन्ना और कुसुमपाल नामक सेठ की सूखी हुई बगीची में आराम करता है और वो सूखी बगीची हरी भरी हो जाती। ये सारा पुण्यों का खेल है। सेठ कुसुमपाल को पता चला, दौड़ा दौड़ा आया, धन्ना कुमार से मिला, बड़ा प्रभावित हुआ। कितने वर्षों से सूखा बगीचा जिसके पांव रखने से हरा भरा हो गया, वो कितना पुण्यशाली होगा। बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, घर में लेकर के आया, भोजन कराया और भोजन के बाद धन्ना आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है और सेठ कुसुमपाल धन्ना को देख देख करके प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। अहो भाग्य है मेरे कि मेरे घर के अंदर इतने पुण्यवान व्यक्ति के चरण। सूखा उद्यान हरा भरा हो गया, अब मेरे घर में भी हरियाली आ जाएगी। इधर धन्ना विश्राम कर रहा है, उधर कुसुमपाल अपनी पत्नी कुसुमश्री से बात करता है। कुसुमश्री, ये अतिथि आपको कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा है, पुण्यवान है, भाग्यवान है, बहुत अच्छा लगा। सुंदर भी है, जवान भी है, योग्य भी है। कुसुमश्री, मेरे मन में भाव आ रहा है, अगर अपनी पुत्री जो सुंदर भी है, गुणवती भी है, उसका विवाह इसके साथ कर दें तो कैसा हो। सेठानी कहने लगी, आपने मेरे मन की बात कही। जब से ये घर में आया है, इसे देख देख करके मेरे मन में भी बार बार यही भाव आ रहा है। बाकी तो आप जानो क्या करना चाहिए। सेठ जी कहते हैं,
कि बस मेरी राय और तुम्हारी राय मिल गई है, एक है। जो मेरे मन में आया वही तुम्हारे मन में आया, दोनों की राय मिल गई। अब पुत्री से भी, उससे भी पूछ लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता भोजन में, वस्त्रों में, हर चीज में बच्चों की इच्छा पूछ लेते। बेटी से पूछते हैं ना, क्या पसंद है, आज क्या खाना है, क्या पीना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, खरीदने हैं तो कौन से खरीदने हैं। छोटी छोटी बातों में बच्चों की इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। तो इस मामले में भी, ये तो बच्चों की जिंदगी भर का मामला है, इस मामले में भी पूछ लेना चाहिए। और ऐसा विचार करके पुत्री को बुलाया गया और उसको पूछा गया, पुत्री, ये जो अतिथि आया है, हमारे मन में भाव है और तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहती हो इस बारे में। पुत्री ने भी जब से देखा था तब से उसके भी मन में बस गया। कहने लगी, माता पिताजी, आपने ये निर्णय लिया तो यही मेरे लिए उचित है। और इतना कह करके पुत्री वहां से चली जाती है और तीनों की राय एक हो गई। और भी जो घर के बड़े थे, जिससे पूछना जरूरी लगा था, उनसे भी पूछ लिया, सारी रूपरेखा तैयार कर ली। और धन्ना कुमार अभी सोए हुए हैं, इन्होंने तैयारी कर ली कि आज ही हमको बात कर लेनी है और जल्दी से जल्दी। धन्ना कुमार सो करके उठे। सेठ कुसुमपाल धन्ना कुमार के पास आए, बड़े प्यार से पूछने लगे, धन्ना कुमार, ठीक से नींद तो आई, ठीक तो लगा सारा कुछ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। वैसे किसी दूसरे के घर में जाओ तो असहज तो महसूस होता ही है, पर फिर भी आप ठीक तो हो ना। कहते, हाँ, आपकी कृपा है सेठ जी, आपने इतना स्नेह दिया, इतना आदर मान दिया, इतने स्नेह के साथ तो जंगल में रहना पड़ जाए वहाँ भी आनंद आ जाता है, और यहाँ तो सारा कुछ आनंद मंगल है। एक बात मेरे मन में है, धन्ना कहते हैं, सेठ जी, आपने इतना प्रेम दिया, इतना आदर सत्कार दिया कि मैंने आपका काम तो कुछ किया नहीं और आपके यहाँ भोजन कर लिया। और उस भोजन करने का एक ही कारण है, आपका स्नेह। और अब आप मुझे अपना कोई काम बताएं ताकि मैं आपका कोई काम करूं। अगर मैं आपके किसी काम आऊँगा, कुछ काम करूँगा तो शाम का भोजन करूँगा, और अगर काम कोई नहीं है तो मेरी नमस्ते। सेठ जी कहने लगे कि काम तो है, काम तो बहुत है, पर जैसा व्यक्ति होता है उसके अनुसार उसे काम बताया जाता है। आपके लिए, आपके योग्य बिल्कुल सही काम है, और काम ये है कि धन्ना कुमार सुनो, मेरी एक बेटी है, और जो पुत्री का पिता होता है उसके दिमाग में एक चिंता बनी रहती है कि इस पुत्री के लिए कोई योग्य वर मिल गया। मेरे दिमाग पे ये बहुत बड़ी चिंता है। पिता के लिए बेटी का विवाह करना समझ लो कष्टों का सागर तैरना है।
अगर और किसी निर्णय में गलती हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, व्यापार में गलती हो जाए, किसी और काम में, कुछ खरीदने में, कुछ बेचने में, कुछ लेने देने में, कहीं भी कोई गलती हो जाए तो व्यक्ति सहन कर लेता है। बेटी के लिए वर का चुनाव करने में अगर गलती हो जाए तो सारी जिंदगी के लिए बेटी भी दुखी हो जाती है और माता पिता भी दुखी हो जाते हैं। बहुत बड़ी चिंता मेरे ऊपर सवार है और आप ये काम करो कि मेरी इस चिंता का भार उतार दो। ये भार मैं कैसे उतारूं? ये भार मेरी बेटी से पानी ग्रहण करके उतार। ये आपके लिए काम है। क्या करो? मेरी पुत्री से विवाह करो और मेरा इस चिंता का बोझ जो है उसे उतार दो। धन्ना मन में सोचने लगा, कमाल है, मैंने काम पूछा और काम पूछने का ऐसा भी परिणाम आ सकता है, भला ऐसे भी होता है। और मन ही मन सोचता है धन्ना कि वाह रे भाग्य, आज तक तो हमेशा जड़ लक्ष्मी मिली। जहाँ भी गया, जो भी किया, हर काम में कौन सी लक्ष्मी मिली? जड़ लक्ष्मी मिली। हीरे मोती सोना चांदी धन दौलत ये सब कुछ मिला और आज मेरे पास साक्षात लक्ष्मी आ रही है। धन्य हो कुसुम श्री। सेठानी का नाम कुसुमवती था और पुत्री का नाम कुसुम श्री था। धन्य हो कुसुम श्री, तुम मेरे को अपना जीवन साथी बना रही हो। आपका आभार है, बार बार आभार है। और ऐसा विचार करके, मन में कुछ सोच करके धन्ना कुमार सेठ कुसुमपाल से कहने लगे, सेठ जी, आपने मुझे जो काम बताया उस काम के बारे में मैं कुछ आपसे कहूँ उससे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो। आप कन्यादाता हो, आप कन्यादाता हो और कन्यादाता को कन्या लेने वाले के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। कन्या लेने वाला कैसा है, उसका कुल, उसका शील, उसका आचार विचार, उसके सगे संबंधी, उसका खानदान, उसके शील संस्कार, ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आपने केवल मेरे रूप को देखा है, अभी तक मेरे कुलशील के बारे में जाना नहीं है और बिना ऐसा जाने आप अपनी कन्या देने को तैयार हो गए। इस विषय में आप थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ी मेरे बारे में जानकारी ले लीजिए। मैं यहीं रहूँगा, कहीं इधर उधर नहीं जाऊँगा। आप अच्छी प्रकार से सब तरफ से जांच पड़ताल करके फिर आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना। कौन कहता है धन्ना कुमार कि पहले मेरे बारे में जान तो लो। केवल ऊपर ऊपर का रूप देखने से सब कुछ पता नहीं चलता है। जैसे हमेशा धूप नहीं रहती, बारिश भी आती है, सर्दी भी पड़ती है, ऐसे ही केवल रूप देखने से काम नहीं चलता, और भी बहुत कुछ होता है, वो भी सारा कुछ जान लीजिए। सेठ कुसुमपाल कहने लगे कि धन्ना कुमार, श्रेष्ठ व्यक्तियों की बातें उन्हें देखने से ही पता चल जाती है। आपको जब पहली नजर में देखा तब से लेके अब तक मैं देख ही रहा हूं, और
किसी से पूछी हुई बातें तो गलत हो सकती है। हाँ जी, आप कहते हो मैं पता कर लूँ, कैसे पता करूँगा? किसी से पूछ के पता करूँगा। पूछी हुई बातें तो गलत हो सकती हैं, पर आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, हर चीज से आपके कुलशील की जानकारी हमें हो गई है। और केवल मेरे को ही नहीं, मैंने अपने परिवार की राय भी ले ली है और अपने जो बड़े हैं उन सब से भी पूछ लिया। हम सब सहमत हैं, बस केवल आपकी सहमति चाहिए। आपकी सहमति मिलते ही मैं तो गंगा स्नान हो जाऊंगा, मेरा तो सब कुछ काम हो जाएगा। अब इतनी बात सुन करके धन्ना कुमार अपना सिर नीचे झुका लेता है। क्या कहूँ, कैसे कहूँ? चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि जब हृदय प्रसन्न होता है तो चेहरा भी खिल जाता है। एकदम हर्ष से प्रफुल्लित हो गया, मुंह से बोला कुछ नहीं और बिना बोले सेठ समझ गए और शोर मचा दिया, मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो गया, मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो गया। और मिठाई उसी समय बांट दी। अब धन्ना मन में विचार करता है, अब यहाँ से कब जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा? अब तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विवाह हो रहा है। देखो कब क्या होगा, जो भाग्य को मंजूर है वही होना है। धन्ना उसी घर में रह रहा है और सेठ जी के साथ हर काम में हाथ बटाता है। खाली बैठना मंजूर नहीं। खाली बैठने से कभी व्यक्ति शोभा को प्राप्त नहीं होता। पुरानी कहावत है, कहते हैं खाली बैठे कुछ तो किया करो, चाहे पजामा फाड़ फाड़ के सिया करो, कुछ भी करो, खाली नहीं बैठना। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कहते हैं जिस प्रकार कच्ची भूमि में अगर बीज ना बोया जाए तो वहाँ पर झाड़ झंखाड़ अपने आप घास फूस उग जाते हैं। इसी प्रकार इस दिमाग में अगर अच्छे विचार ना डाले जाएं, इस शरीर से अगर अच्छे काम ना किए जाएं, तो ये निकम्मा दिमाग और निकम्मा शरीर गलत रास्ते पे ही चलता है, कभी अच्छे रास्ते पे चलता ही नहीं है। कितना भी कुछ हो, कभी खाली बैठना नहीं चाहिए। आराम करना भी तभी अच्छा लगता है जब कुछ काम किया। समझ आ रही है बात आपको? अगर लेटे ही रहे, आराम करते रहे, तो वो आराम भी अच्छा नहीं लगता है। काम करने के बाद, शरीर के थकने के बाद अगर आराम किया जाता है तो वो आराम भी अच्छा लगता है। तो धन्ना कुमार कभी सेठ के साथ और कभी अपना खुद का व्यापार भी करता है, बाहर भी जाता है, मिलता जुलता भी है, सारे काम कर रहा है। और सेठ उसकी एक एक गतिविधि से प्रभावित होता जा रहा है और अपने अहोभाव मान रहा है, कितना भाग्यशाली हूँ मैं, आज तक ना जाने कितने लड़के देखे, कभी लड़का पसंद नहीं आया, कभी घर पसंद नहीं आया, कभी लड़के वालों को मेरी बेटी पसंद नहीं आई, कभी मेरा घर पसंद नहीं आया। कुल मिला करके आज तक बात बनी नहीं। और आज कहते हैं जिस प्रकार कस्तूरी की महक फैलने से बाकी सारी खुशबू दब जाती है। कस्तूरी की इतनी अच्छी महक होती है कि उसके सामने और कोई खुशबू फेल हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। इसी प्रकार धन्ना की पसंद आते ही सारी पसंद पीछे हो गई, फीकी हो गई। सेठ भी बड़ा खुश, सेठानी भी बड़ी खुश और कुसुम श्री
वो भी अपने भाग्य की सराहना करती है, कभी सोचा भी नहीं था इतना अच्छा वर मिलेगा। और धन्ना भी बड़ा खुश। ज्योतिषियों को बुलाया गया, शादी का मुहूर्त निकलवाया गया, दिन निश्चित हो गया और सेठ कुसुमपाल धन्ना से कहने लगे कि आपके मन में जो भी इच्छा है, जिस भी तरीके से आप चाहते हो कि ये काम ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आप हमें बता दीजिए, ताकि सारे काम आपकी इच्छा के अनुसार। क्योंकि अगर सब खुश हैं तो खुश है, और मेन दूल्हा ही खुश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वैसे भी लड़की वाले लड़के वालों की इच्छा के अनुसार ही काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि लड़की ने जाना है। अगर लड़के वालों को खुश कर लिया तो लड़की खुश रहेगी, और उनको खुश नहीं किया तो रहना तो लड़की ने है वहाँ पे, माँ बाप ने तो रहना नहीं है। तो कुसुमपाल ने कहा सारा कुछ मेरे को बता दो, बिल्कुल संकोच नहीं करना, क्या करना कैसे करना। अब धन्ना मन में विचार करने लगा, मेरा परिवार तो यहाँ है नहीं, और इन्हीं के घर में रह के इन्हीं की बेटी से विवाह करना मेरे को शोभा देता नहीं। इसलिए अब समय आ गया कि मैं चिंतामणि रत्न का प्रयोग करूं। चिंतामणि रत्न है ना उसके। प्रकट में कहने लगा कि आप मेरे बारे में बिल्कुल चिंता ना करें, मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे संबंध है। ये नहीं बताया कि मेरे पास चिंतामणि रत्न है, कि मेरे यहाँ बहुत अच्छे संबंध हैं, सारे काम मैं खुद कर लूँगा। कर तो आप भी सकते हो, मेरे सारे काम आप भी कर सकते हो, पर अगर मैं अपने काम खुद करूं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। इसलिए आप मेरी चिंता छोड़ करके आप यहाँ के सारे काम संभालिए। सेठ को कह दिया अगर मेरे को कुछ भी ज़रूरत होगी, कुछ भी कहना होगा, मैं खुद आपको कह दूंगा, मेरी तरफ से निश्चिंत रहना है। और धन्ना कुसुमपाल को निश्चिंत करके नगर के बाहर आता है। नगर के बाहर आकर सुंदर सी जगह देख करके चिंतामणि रत्न बाहर निकालता है और उसके सामने चिंतन करता है, कितना अच्छा हो, सारी सामग्रियों के साथ एक 9 खंड का महल तैयार हो। और चिंतामणि रत्न तो चिंतामणि रत्न है। जो साधारण रत्न होते हैं उनका भी मनुष्य के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता। कहते हैं मंत्र, मणि और औषधि, मंत्र, मणि और औषधि, इन तीनों का अचिंत्य प्रभाव होता है। अचिंत्य का मतलब हम सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा प्रभाव होता है। किन चीज़ों का? मंत्र का, मणि का और औषधि का। कोई भी मंत्र जपो, उसके जपने का प्रभाव जरूर होता है। ऐसे ही मणियों का और ऐसे ही जड़ी बूटियों का। पहले जमाने के अंदर तो बहुत जानकार लोग होते थे और इन चीज़ों से बड़ा फायदा उठाया करते। कोई रोग हो
कैसी भी समस्या हो, हर समस्या का हल इन 3 चीज़ों से निकाल लेते। इनसे ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं है। पारस पत्थर होता था, आज लोग कहते हैं कहानियाँ है, कहने की बातें हैं, कहीं कल्प वृक्ष भी होते हैं, कल्पना है। क्यों कल्पना माने? हम अपना ज्ञान बढ़ाएं, पहचान बढ़ाएं, हमें पता चले पारस पत्थर कौन सा है, कल्प वृक्ष कौन सा है, कौन सी मणि का क्या प्रभाव है, कौन से मंत्र का क्या प्रभाव है, हम पता करें, प्रयोग करें। एक एक जड़ी बूटी में कितनी कितनी ताकत है, हम उस दिशा में अपना ज्ञान बढ़ाएंगे तो पता चलेगा, और नहीं बढ़ाएंगे तो यही सोचते रहेंगे कल्पना है, कल्पना है। तो चिंतामणि रत्न के सामने धन्ना कुमार ने क्या चिंतन किया? 9 खंड का सुंदर महल सारी सामग्रियों के साथ तैयार हो जाए, सोचने की देर थी। देखते देखते महल खड़ा हो गया। एक साधारण घर बनाने में भी 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने लग जाते हैं, और चिंतामणि का चमत्कार देखते देखते तैयार हो गया, और सारी सामग्री भी उसमें आ गई, दास दासियां भी आ गए, और चिंतामणि रत्न का प्रभाव ऐसा हुआ। उसी नगर के अंदर कोई धन्ना की मौसी बन गई, कोई धन्ना की बुआ बन गई, कोई उसकी बहन बन गई, रिश्तेदार भी बन गए, और सब हितैषी भी बन गए, शुभ चिंतक भी बन गए, और उस 9 खंड के महल में शादी की तैयारियां भी प्रारंभ हो गई। मंगल गीत गाए जा रहे हैं। विवाह का समय आने पर बारात भी निकल रही है, और राजगृही नगरी का राजा कौन? श्रेणिक, और युवराज अभय कुमार, ये भी बारात में शामिल होते हैं। बहुत जोर शोर से बारात निकलती है, राजकीय बैंड भी आ जाता है। बारात कुसुमपाल सेठ के यहाँ पहुँचती है, स्वागत सत्कार भी होता है, सारी रस्में पूरी की जाती हैं, सबको मनपसंद बढ़िया भोजन कराया जाता है, और जाते समय बहुत अच्छे अच्छे उपहार भी दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे मौकों पर ही पता चलता है कितना पैसा है। जिनके पास है वो खर्चते हैं, और जिनके पास नहीं है वे भी अपनी क्षमतानुसार जैसी जैसी अपनी ताकत है वैसा वैसा जोर लगाते हैं। सेठ कुसुमपाल ने भी कोई कमी नहीं रखी, और धन्ना की तरफ से भी कोई कमी नहीं रखी। 7 फेरे होते हैं, विवाह होता है, बेटी की विदाई होती है, और कुसुम श्री ससुराल पहुंच जाए। पति पत्नी दोनों में बड़ा गहरा प्रेम है। प्रेम ही घर की शोभा है, और प्रेम ही घर की ताकत है। प्रेम है तो सब कुछ है, और प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धन्ना कुसुम श्री की इच्छाओं का, खुशियों का ध्यान रखता है, और कुसुम श्री धन्ना का ध्यान रखती है। जो भी कोई काम करना, हर काम में अपने पति की खुशी का ध्यान रखना। अगर मायके भी जाना है तो भी पहले ये देखना कि पति को पसंद है या नहीं है, उनकी इच्छा है या नहीं है। हर तरह से विनयवान नम्र हो करके रहती है। पति के सारे काम स्वयं अपने हाथों से करती है। इन छोटी छोटी बातों से बहुत फर्क पड़ता है। कहने को छोटी छोटी बातें, परिवार में प्रेम बना के रखना है तो भोजन हमेशा अपने हाथ से
समझ आ रही है बात? भोजन के लिए कभी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहे। घर की मालकिन, घर की बहन बेटी भोजन बनाती है तो उस भोजन के साथ साथ अपना पूरा प्यार उस भोजन में उड़ेलती है। अपनी सारी शुभ कामनाएं ध्यान रख के बनाती है। भावना होती है कि इस भोजन को खा करके मेरे परिवार में तंदुरुस्ती रहे, प्रेम रहे, सुख शांति रहे। इस भावना से भोजन बनाती है। और काम वाली भोजन बनाएगी तो उसकी भावना क्या होगी? बस फटाफट निपटाओ और भागो, और भी जगह पे काम करना है, और भी पैसा कमाना है। उसकी नजर पैसे पर रहती है। और घर के सदस्यों की, जो घर की बहन भोजन बनाएगी उसकी नज़र परिवार की सेहत पे रहती है। साफ सुथरा काम करेगी, हाथ धो के बनाएगी, बर्तन धो के बनाएगी, अच्छा काम करेगी। इसलिए कुसुमश्री हर चीज में ध्यान रखती है। धन्ना की पसंद का, अपनी पसंद का, दोनों की पसंद का कपड़े भी पहनती है, श्रृंगार भी करती है। तो हर चीज में धन्ना का ध्यान रखती है। प्रेम बढ़ाया भी जा सकता है और प्रेम घटाया भी जा सकता है। अगर एक दूसरे के साथ प्रेम से बात की जाती है तो प्रेम बढ़ जाता है। और छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को झिड़क के बात की जाए, हाँ जी, तू तड़ाक करके बात की जाए, वो उसको ये सोचे कि ये तो पैरों की जुत्ती है, ये तो गुलाम है, जैसा मैं कहूँ वैसा इसको करना ही पड़ेगा। अपना रोब ही रोब झाड़ता रहे तो गाड़ी चलती नहीं है। उधर से भी प्यार के शब्द हो और इधर से भी प्यार के शब्द हो तो प्रेम बढ़ता है। और एक व्यक्ति अपना ही अपना रोब झाड़े तो दूसरा कब तक सहन करे? फिर वो दरार पड़ जाती है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। दोनों रख रहे हैं, बड़े प्रेम से रह रहे हैं। और धन्ना हर चीज में चिंतामणि रतन का प्रयोग, कुछ भी चाहिए चिंतामणि रतन से मिल जाता है। सब कुछ होते होते कुछ समय व्यतीत होता है, धन्ना विचार करता है बेशक मेरे पास सारा कुछ है पर फिर भी मेरे को व्यापार तो करना ही चाहिए, क्योंकि व्यापार के द्वारा ही दूसरों से परिचय होगा, जान पहचान होगी, कुछ काम करूँगा। अगर सारा दिन घर में पड़ा रहूँगा उससे भी प्रेम कम हो जाता है। सारा दिन घर में पड़े रहे तो भी प्रेम कम हो जाता है। सुबह जाऊंगा, शाम को आऊंगा और भी प्रेम बढ़ेगा, ऐसा विचार कर रहा है। यहाँ व्यापार करूं, कहाँ व्यापार करूं, क्या काम करूं, कैसे करूं, सब सोच विचार रहा है और उसकी किस्मत कुछ और ही विचार कर रही है। इंसान सोचता है कुछ और होता है कुछ। धन्ना सोच रहा है व्यापार करने की, पर नगर के अंदर एक घटना घट जाती। राजा श्रेणिक और राजा चंडप्रद्योत। चंडप्रद्योत का नाम सुना है ना? इसी कहानी में कहाँ का राजा था वो? उज्जैनी का। चंडप्रद्योत उज्जैनी का राजा था और श्रेणिक राजगृही का राजा था। और इन दोनों की पत्नियां सगी बहनें थी। रिश्ता समझ में आ गया? आपस में क्या लगे? साडू लगे। चंडप्रद्योत शूरवीर तो था
परंतु अंदर में ताकत नहीं थी ईमानदारी की, न्याय नीति की। दो ताकत में फर्क होता है। एक होती है बाहर की ताकत, एक होती है अंदर की ताकत। ऊपर से तो बहुत ताकतवर था, सेना भी बहुत विशाल थी, पर उसके अंदर में न्याय नीति, सत्य, विवेक, इन चीजों की ताकत नहीं थी, अंदर से कमजोर था। और उसके मन में बड़ी लालसाएं थी कि दुनिया में जो भी अच्छी चीज है उसे मैं हासिल कर लूं, जो भी कुछ मिल जाए उसे मैं ले लूं, बस अपने अपने आप को भरने का भाव रहता। तो उज्जैनी पति चंड प्रद्योत ने राजगृही नगरी पर आक्रमण किया, या ये समझ लो आक्रमण करने के लिए सेना लेकर के आ गया और डेरा डाल लिया नगर के बाहर। राजा श्रेणिक मन में विचार करते हैं, हम रिश्तेदार हैं, सभी संबंधी हैं, हम आपस में लड़ेंगे और प्रजा का खून खराबा होगा। खून खराबा भी ना हो, युद्ध भी ना हो, ऐसा कोई रास्ता निकालो। और श्रेणिक का पुत्र था अभय कुमार, कहने लगा, पिताजी चिंता मत करो, इस समस्या का हल तो मैं चुटकियों में निकाल दूं। वो निकाल भी लेता। कहने लगा, पिताजी ये चंड प्रद्योत ऊपर से तो ताकतवर लगता है, पर अंदर में इसके पास शक्ति नहीं। अभय कुमार ने एक चाल चली, चंड प्रद्योत के नाम एक पत्र लिख दिया और रात के समय गुप्त तरीके से जहां चंड प्रद्योत ने डेरा डाल रखा था वहीं आसपास खड्डे खुदवा करके उनमें धन भरवा दिया, उनमें दौलत भरवा दी, धन भरवा दिया और पत्र भेज दिया चंड प्रद्योत के पास। मौसा जी, मैं आपका भांजा हूं, मौसा लगा ना, और आपका शुभ चिंतक हूं, इसलिए मैं ये गुप्त पत्र आपके पास भेज रहा हूं। इस पत्र की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और मेरा निवेदन ये है कि मेरे पिताजी ने आपकी सेना के सेनापतियों को और आपके जो प्रमुख योद्धा हैं उनको खरीद लिया। क्या कर लिया? खरीद लिया, पैसे दे करके अपनी तरफ कर लिया है। कल जब युद्ध होगा तो आपके सैनिक आपकी तरफ से नहीं लड़ेंगे, वो हमारी तरफ से लड़ेंगे, और जब हमारी तरफ से लड़ेंगे तो हार आपकी होगी। अगर आपको मेरी इस बात पे विश्वास नहीं आता तो आप अपने आसपास जमीन खुदवा करके देख लो, आपके सेवकों ने, योद्धाओं ने, आपके सेनापतियों ने मेरे पिता से धन लेकर के वहां जमीन में छुपा रखा है। अब इतनी गारंटी से बात कही, और चंड प्रद्योत ने खुदवा के भी देख लिया, धन भी निकल आया। मन में विचार करने लगा, अभय कुमार तो बहुत अच्छा है, मेरा शुभ चिंतक है, उसने मेरे को बचा लिया, वो दूर बैठ के भी मेरे को बचा रहा है, और मेरे अपने सेनापति, मेरे अपने योद्धा मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। कल सुबह युद्ध होगा, उससे पहले मैं यहाँ से भाग जाऊं। तो आधी रात कोई चुप छुपा करके घोड़े पे बैठ के भाग गया और भाग के उज्जैनी पहुंच गया। इधर सुबह सेनापति उठते हैं, योद्धा उठते हैं, सैनिक उठते हैं और देखते हैं कि हमारा तो राजा ही गायब है। अब जब राजा ही गायब है तो सेना युद्ध कैसे करेगी? इधर उधर देखते हैं, परेशान होते हैं, कहीं नहीं मिलता तो सेना भी वापिस चली जाती है। यानी युद्ध भी नहीं हुआ और युद्ध का संकट भी
टल गया। अभय कुमार की बड़ी प्रशंसा हो रही है कि बड़ी कुशलता से थोड़ा सा धन ही तो खर्चना पड़ा, इस युद्ध से क्या हो गए, बच गए। और उधर वो सैनिक, वो सेनापति उज्जैनीपति चंडप्रद्योत के पास पहुंचते हैं और जा करके कहते हैं, ये आपने क्या किया राजन, युद्ध करने गए थे और हमें छोड़कर रात को अकेले में भाग करके आ गए। नाक कटवा दी हमारी भी कि उज्जैनी की सेना में ताकत ही नहीं है, क्यों भाग करके आए। चंडप्रद्योत कहने लगा, मेरे ऊपर दोष मत दो, तुम श्रेणिक से पैसा लेकर के तुम बिक गए थे। अब बात तो खुलनी थी। वो कहने लगे, हम तो नहीं बिके, हमारे पास तो कोई ऐसा समाचार भी नहीं आया। और कहते, मैंने वहाँ पे धन देखा, ये अभय कुमार का पत्र भी दिखा दिया। अब समझ में आया ये सारी चाल किसकी है, अभय कुमार की है। अब चंडप्रद्योत मन में सोचता है, अभय कुमार ऐसा छलिया है, उसने मेरे साथ मित्र बन करके धोखा किया, अब मैं अभय कुमार को नहीं छोड़ूंगा। अब वो चंडप्रद्योत क्या करेगा ये आपको